भुवन सुंदरी पार्ट 4 बी। प्रशंसन अद्भुत योद्धा था। वज्रकाय ने किसी की परवाह नहीं की। उसके दृष्टि में शत्रु पक्ष का कोई भी अजय नहीं था। लेकिन प्रशंसन के बारे में वह चौकन्न था, क्योंकि वह जानता था कि वह एक महायोद्धा है। अब रहा ट्रॉय के सैनिकों का रुख। वे अपने पक्ष के वीर सिंह को जितना मानते थे उतना ही प्रशंसन को भी मानते थे, उतना ही उसका आदर करते थे। युद्ध में अनेकों बार वह घायल हुआ है, हर बार मरते मरते बच गया। इस युद्ध में प्रशंसन की मृत्यु लिखी हुई नहीं थी। लिखा हुआ तो यह था कि उसके वंशज भविष्य में ट्रॉय नगर के राजा बनेंगे। बहुत से ऐसे और नगर भी थे जिनका ट्रॉय नगर के साथ मैत्री के संबंध थे। उनमें से बहुतों को वज्रकाय ने हराया और अपने अधीन कर लिया। जो नगर वज्रकाय के अधीन हुए उनमें से वीर सिंह के ससुर का नगर भी था। वह और उसके 7 पुत्र युद्ध में मारे गए। ग्रीकों के शिविर में कुछ भयानक घटनाएं घटी। उनमें से एक यूं है। एक बार राजा ने रूपधर को बुलाया और कहा, जाओ और जहाज से धान ले आओ। राजा के आज्ञानुसार रूपधर धान लेने गया, लेकिन खाली हाथ लौट आया। उसे जहाज तक पहुंचने में कई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। शत्रु सेना ने उसे घेर लिया। मरते मरते वह अपने को बचा पाया। उसने वापस लौटना ही उचित समझा। राजा की आज्ञा को वह कार्यान्वित नहीं कर पाया। ग्रीक वीरों में से प्रबोध नामक एक वीर ने रूपधर से कहा, तुम बहुत ही सुस्त हो, कायर हो। मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। मैं जहाज़ तक जा नहीं पाया। राजा मेरे बदले तुम्हें बेचते तो तुम भी खाली हाथ लौटते। रूपधर ने कहा। प्रबोध में रोष जगा। उसी वक्त एक नौका लेकर वह निकल पड़ा और उसमें धान भरकर ले आया। यूं रूपधर का पराभव हुआ। उसने प्रबोध से बदला लेना चाहा। अपमानित करने के अपराध में उससे प्रतिशोध लेना चाहा। इसके लिए उसने एक योजना बनाई। एक दिन रूपधर ने राजा को यूं समाचार भेजा, कल रात को सपने में देवता प्रत्यक्ष हुए और उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे शिविर में बहुत बड़े स्तर पर विद्रोह होने वाला है। उन्होंने मुझे सावधान किया और कहा कि एक दिन और एक रात के लिए हमें अपने शिविर बदलने होंगे। रूपधर की इस चेतावनी को राजा अमल में ले आया। सारे के सारे ग्रीकों ने अपने अपने शिविर छोड़ दिए और एक दिन और एक रात तक दूसरी जगहों पर रहे। शिविर जब खाली खाली थे तब रूपधर चिपके प्रबोध के शिविर में पहुंचा और वहां सोने की अशरफियों की एक थैली छिपा रखी। इसके बाद एक युद्ध कैदी को पकड़कर उसने उससे जबरदस्ती एक खत लिखवाया, मानो यह खत वर्धन ने प्रबोध के नाम लिखा हो। उसमें लिखा हुआ था, ग्रीकों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए तुमने जो सोना मांगा वह सोना भेज रहा हूँ। रूपधर ने उस युद्ध कैदी से कहा कि यह खत ले जाओ और प्रबोध को दो। कैदी प्रबोध को यह खत सौंपे। इसके पहले ही रूपधर ने अपने आदमियों से उसे मरवा डाला। दूसरे दिन सवेरे तक जब ग्रीक अपने पुराने शिविर में लौट रहे थे, तब शिविरों के बाहर उन्होंने एक युद्ध कैदी की लाश पाई। उसके पास जो खत था वह भी उन्हें मिल गया। खत का विषय पढ़कर उन्हें लगा कि यह गंभीर विषय है। उन्होंने तुरंत वह खत राजा को दिया। राजा ने खत पढ़ा और पूछताछ के लिए प्रबोध को बुलवाया। उसने प्रबोध से पूछा कि ऐसा खत वर्धन से तुम्हारे नाम पर कैसे आया। उसने बताया, मैं देशद्रोही नहीं हूँ। वर्धन और उसके आदमियों ने कभी भी मुझे सोना नहीं दिया। रूपधर ने कहा, सच और झूठ का पता उसके शिविर को ढूंढने से लग जाएगा। शिविर ढूंढा गया, वहाँ सोना मिला। प्रबोध द्रोही करार कर दिया गया। सब सैनिकों ने मुक्त कंठ से घोषणा की कि ऐसे विद्रोही को पत्थरों से मारकर यमलोक भेजना है। उसी प्रकार ग्रीकों ने उसे पत्थरों से मार डाला। मरने के पहले प्रबोध कहता रहा, हे सत्य, मेरी आंखों के सामने ही तुम्हारी मृत्यु हो गई। प्रबोध को दिया गया दंड हर प्रकार से अवांछित व अक्रम था। वह निर्दोषी तो था ही, बड़ा पराक्रमी और प्रतिभावान भी था। ट्रॉय नगर को घेरे हुए सैनिकों के
मनोरंजन के लिए उसने पासों की सृष्टि की। उसने कितने ही और नूतन वस्तुओं की सृष्टि की। उसी ने दीपस्तंभों का आविष्कार किया था। सैनिक शिविरों में तथा अन्य स्थलों पर पहरा देने वाले को नियमबद्ध करने की सोच भी उसी की थी। ग्रीकवासी कितने ही बातों में उसके ऋणी थे। ग्रीक में रहते हुए प्रबोध के पिता को अपने पुत्र की मरण वार्ता मिली। वह ट्रॉय नगर निकल पड़ा और पहुंचने के बाद उसने राजा से पूछा, मेरा पुत्र क्यों मारा गया? आपने कैसे साबित की वह गद्दार है? राजा ने उसे कैफियत देने से इनकार कर दिया। जिस काम पर प्रबोध का पिता आया वह काम हुआ नहीं। वह ग्रीक लौटा और ग्रीक वीरों की पत्नियों को संबोधित करते हुए उसने कहा, तुम्हारा पति ट्रॉय नगर की कन्या से विवाह रचा के उसे अपने साथ ला रहा है। भविष्य में वे ही उनकी रानी बनेगी। उनके कथन में सच्चाई नहीं थी, झूठ ही झूठ था। यह सुनकर कुछ ग्रीक धर्मपत्नियों ने आत्महत्या कर ली। कुछ स्त्रियां बेहोश हो गई तो कुछ स्त्रियां निराश। वे अपने पतियों के आगमन की बड़ी बेचैनी से प्रतीक्षा कर रही थी। इस समाचार ने उन्हें झकझोर दिया कि वे दूसरी औरत से शादी करके घर लौट रहे हैं। उन्हें क्या पता कि प्रबोध का पिता क्रोध में भख रहा है, प्रतीकार की आग में जलता हुआ उन्हें उकसा रहा है। कहानी और है।